गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में समास पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास और द्विगु समास, कर्मधारय समास। सबसे पहले आता है हमारा बहुब्रीहि समास। तब हमने आपको बताया था कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए, बहुब्रीहि समास सबसे पहले पढ़ेंगे। जिस समस्त पद में पूर्व और उत्तर पद दोनों ही प्रधान ना हो। तो जो पहले आता है वो पूर्व पद होता है, जो बाद में आता है वो उत्तर पद होता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या बता रहे हैं हम आपको कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद को प्रकट करते हैं। मतलब वो दोनों पद जो मिलकर हैं वो किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं। एक बार फिर से जानेंगे कि जिस समस्त पद में पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रधान ना हो और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद को प्रकट करें, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं। दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की तरफ संकेत करते हैं तथा समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों के अर्थों से भिन्न होता है। जैसे आगे पढ़ेंगे, पद में सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए, त्रिलोचन। तो त्रिलोचन में तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। अब देखिए, यहाँ पर हमने पहले क्या बताया था कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और वे दोनों पद मिलकर किसी अन्य के विषय में, किसी दूसरे के विषय में, मतलब तीसरे के विषय में बात कर रहे होते हैं। तो त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात तीन नेत्र हैं जिसके। तो किसके बारे में बात की जा रही है कि किसके तीन नेत्र हैं? शिव के। तो यहाँ तीसरा कौन है? शिव। तो तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। चक्र को धारण करने वाले विष्णु। तो यहाँ पर चक्र को धारण करने वाले अर्थात तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, अर्थात विष्णु के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, दशमुख। 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। गिरि को धारण करने वाले अर्थात इसी प्रकार आपके बहुत सारे उदाहरण हैं आपके बहुब्रीहि समास में। जैसे कि एक है कमल नैन, कमल जैसे नैनों वाला। कौन? राम। गजानन, गज जैसे आनंद वाला अर्थात गणेश। गोपाल, गौ का पालन करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो इस प्रकार आपके बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको ये दर्शाएंगे कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एक दंत, अर्थात एक दांत वाला। कौन? गणेश। और यहाँ एक और दंत में से कोई पद प्रधान या गौण नहीं है। एक और दंत में से कोई भी पद जो है हमारा प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद गणेश जी के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, क्योंकि हमें पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं है। तो इस प्रकार आपको बहुब्रीहि समास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो शब्द दिए गए हैं उनका विग्रह कीजिए, समास विग्रह कीजिए और उनको समझिए। नेक्स्ट आता है आपका द्विगु समास। द्विगु समास बहुत सरल है, बहुत आसान है समझने के लिए। देखिए एक बार इसकी परिभाषा कि जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जहाँ पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद मिलकर समूह का बोध करवाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। बस आपको ये बात ध्यान देने योग्य है कि इसका जो शब्द है, पूर्व शब्द है, पहला शब्द है, वो संख्यावाचक होगा।
और एक समूह के लिए वो दर्शाएगा। जैसे सप्ताह, जैसे सप्ताह अर्थात 7 दिनों का समाहार है, मतलब 7 दिनों का समूह। बहुत सारे दिन हैं तो 7 दिनों का जो समय दिन होते हैं उनको क्या कहते हैं, समाहार है। उसी प्रकार चौराहा, देखिए चौराहा 4 राहों का समूह, अर्थात जहाँ पर 4 राहें हैं तो उनका समूह। तो 4 संख्या दी हुई है और समूह भी है, तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा द्विगु समास बना है। नेक्स्ट देखिए त्रिशूल, 3 शूलों का समूह, 3 शूलों का समूह, तो यहाँ क्या हुआ, त्रिशूल। नेक्स्ट है दोपहर, 2 पहर अर्थात 2 पहरों का समाहार है, 2 पहर। चौमासा, 4 मासों का समूह, जब 4 मासों का समूह होगा तो उसको क्या बोलेंगे, चौमासा। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नेक्स्ट है हमारा पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। तो इस प्रकार ये है आपका द्विगु समास। अब आता है हमारा लास्ट कर्मधारय समास। अब आता है हमारा कर्मधारय समास, जहाँ समस्त पद के पूर्व और उत्तर पद के बीच विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषण या उपमेय और उपमान का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। विशेष्य और विशेषण संबंध से कर्मधारय, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा विशेष्य और विशेषण संबंध में कर्मधारय। देखिए किस प्रकार बनेगा, नील गमन, नील गगन, क्या है हमारा, नील गगन, नीला है जो गगन, तो क्या बनेगा, नील गगन। तो यहाँ सबसे पहले क्या बताया गया है कि विशेष्य और विशेषण, क्या होगा हमारा पद में, उत्तर पद के बीच क्या आएगा, विशेष्य और विशेषण या उपमेय और उपमान भी आ सकता है। तो देखिए नील गगन, नीला है जो गगन। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। महाराजा, महान है जो राजा। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो नीला क्या है यहाँ पर, विशेषण, और गगन क्या है, विशेष्य। तो इस प्रकार आपको उदाहरण में भी दिया गया है कि उत्तर पद के बीच में, पूर्व और उत्तर पद के बीच में विशेष्य और विशेषण आएंगे। और नेक्स्ट है हमारा महात्मा, महान है जो आत्मा। अब देखिए आपको उपमेय और उपमान संबंध से कर्मधारय दिखाए गए हैं। देखिए स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। अब यहाँ पर रूपी क्या दर्शा रहा है, उपमेय और उपमान संबंध से क्या दर्शा रहा है कि उपमेय और उपमान की स्त्री रूपी रत्न अर्थात स्त्री रत्न। घन श्याम, घन के समान श्याम अर्थात घन के समान श्याम, श्याम कैसे हैं, घन के समान। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। तो जब जहाँ पर समानता दर्शाई जाती है या कोई चीज़ किसी चीज़ के रूपी होती है अर्थात उसके समान बताई जाती है, तो वहाँ पर उपमेय और उपमान में संबंध दर्शाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। आपका नेक्स्ट है कनकलता, कनक के समान लता, लता कैसी है, कनक के समान। तब अब आपने कर्मधारय समास देखा। कर्मधारय समास में हमने क्या सीखा कि जहाँ समस्त पद के पूर्व और उत्तर पद के बीच विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए बहुब्रीहि और कर्मधारय समास के बहुत से उदाहरण समान होते हैं, लेकिन हम विग्रह द्वारा उनको बताते हैं कि कौन सा बहुब्रीहि है और कौन सा कर्मधारय है। ऐसी स्थिति में इन्हें समास के किस भेद के अंतर्गत रखा जाए, यह तय करने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना आवश्यक है।
विग्रह द्वारा हम ये स्पष्ट कर पाते हैं कि हाँ बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। देखिए नेक्स्ट में आपको क्या बताते हैं, यदि विग्रह करने पर समस्त पद के पूर्व और उत्तर पद में विशेष्य, विशेषण या उपमेय, उपमान का संबंध है तो कर्मधारय समास होगा, जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया था। यदि दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है और कर्मधारय समास में विशेष्य और विशेषण, उपमेय और उपमान का संबंध दर्शाया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए, कमल नैन, कमल नैन, कमल जैसे नैन, कमल जैसे नैन जिसके अर्थात कृष्ण। तो क्या है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। और ऊपर क्या बताया गया है, कमल जैसे नैन, तो यहाँ पर है कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध दर्शाया गया है। उपयुक्त ऊपर वाले में देखिए, कमल जैसे नैन में उपमेय और उपमान का संबंध कि नैन कैसे हैं, कमल जैसे हैं। लेकिन नीचे क्या बता रहे हैं, वो कमल जैसे नयन है जिसके अर्थात कृष्ण, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट देखिए, पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, तो क्या है यहाँ पर विशेषण और विशेषण में संबंध दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, तो क्या है इसमें तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, सभी जान गए होंगे। आप यहाँ पर क्या आना चाहिए, बहुब्रीहि समास आना चाहिए। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, क्या है यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध दर्शाया गया है, उपमेय और उपमान का यहाँ पर संबंध दर्शाया गया है, तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है अर्थात बहुब्रीहि समास। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें और भी शब्द दिए गए हैं, जितने भी इसमें उदाहरण दिए गए हैं सबको उनके विग्रह द्वारा ध्यानपूर्वक समझें।